नमस्कार श्रोताओं, समय समय पर हम आकाशवाणी के स्टूडियो में विभिन्न विषय के विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। मौसम आ रहा है ठंड का, और ठंड में चिकित्सक की परामर्श की आवश्यकता हम सभी को रहती है, चाहे आहार हो चाहे विहार हो। चूंकि हम सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम अपने साथ कई बदलाव लाता है, ठंडी हवाएं, कम तापमान और दिनचर्या में सुस्ती। ऐसे में हमारे शरीर को विशेष पोषण और अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। इसीलिए आज हम स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत जी से जानेंगे कि सर्दी में कैसा आहार होना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को गर्माहट, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती रहे। डॉक्टर मनीष, स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी कहा कि सर्दियां जो अभी हेमंत और शिशिर ऋतु आ चुकी है और हम सब ठंड का, सवेरे का समय हो या शाम का समय हो, ठंड का अनुभव कर रहे हैं, एक सुस्ती सी शरीर में रहती है। तो सर्दियों में हमारा कैसा आहार हो, कैसा पोषण हो, जिससे कि हमें स्फूर्ति महसूस हो? देखिए, अगर सर्दियों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है कि जितना भी भोजन लेना है वो गरिष्ठ भोजन लेना है, जो क्या है कफ वर्धक हो और हमें बल प्रदान करें, जिसके अंदर थोड़ा सा मधुर रस हो, मधुर अम्ल लवण रस हो। और उसी के साथ साथ क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या है कि हल्का गुनगुना पानी पीना है। उसके साथ साथ में क्या है, व्यायाम भी करना है अपने को। जब दिनचर्या में अगर व्यायाम हमारे शामिल होगा तो धीरे धीरे, क्योंकि हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु के अंदर शास्त्रों में व्यायाम का वर्णन किया गया है। अगर व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहेगी, जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी, शरीर को बल मिलता रहेगा और बहुत कुछ बढ़िया रहेगा। तो अगर हम इसमें जो आहार की बात करते हैं मुख्य बिंदु पे, तो इसके अंदर हमें क्या रहना है, एक तो जैसे अपने राजस्थान के अंदर सबसे पहले क्या है कि एक गोंद के, इसके मेथी के लड्डू बनते हैं, उनका सेवन करना है। और हम देखते हैं आसपास की समय क्या होता है, जैसे कि गोंद पाक होती है, ठीक है, गाजर का हलवा हो गया। उसके साथ साथ में क्या है कि अगर औषधि की मैं बात करें, सभी हर व्यक्ति घर पे च्यवनप्राश का सेवन भी करता है, तो सुबह सुबह च्यवनप्राश का सेवन भी करना है। उसके साथ साथ क्या रहना है कि कोई लूखा सूखा भोजन नहीं खाना। हमें लगता है कई बार क्या होता है कि बिना चौपड़ी हुई रोटी और ठंडी रोटी, ठंडी सब्जी, ये सब नहीं खाना। उष्ण भोजन का सेवन करना है और उसके साथ साथ उसमें घृत मिला हो मुख्य रूप से। तो सारी बातों की यही सार है कि गर्म भोजन करो, घी मिला हुआ हो, और जो भी भोजन करें उसके अंदर क्या देखेंगे, हम सर्दियों में थोड़ा गुड़ और सारी चीज़ें की थोड़ी प्रधानता रहती है, थोड़े में उष्णता रहती है। और बाकी हरी सब्जियां हो गई, दाल हो गई, ये सब चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में बढ़िया रहेगा। जी, इन सब चीज़ों में घी का उपयोग किया जाता है। तो आजकल हम सब के बीच में एक भ्रांति भी है कि घी और तेल का उपयोग कम करें। तो जो पुराने व्यंजन जितने भी बनते थे, जो ट्रेडिशनल व्यंजन होते थे, उसमें घी का भरपूर उपयोग किया जाता था। तो क्या इस समय उसकी विशेष उपयोगिता है? देखिए, ये जो पुरानी जो बातें जितनी भी है वो सारी बिल्कुल सच है। उसमें जो भी सारी बातें हमें शास्त्रों में बताई गई वो सारी है। तो देखिए, तेल की मात्रा अगर हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग स्वाद के चक्कर में क्या बहुत सब्जी के अंदर बहुत ज़्यादा तेल डालते हैं, ऊपर से भी तेल डालते हैं। और मुख्य सब्जियां शुरू से बन रही थी, अभी भी बन रही है, पहले भी बन रही थी, घरों में ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फास्ट फूड हो गया वो भी बाहर मिले तेल से बने हुए हैं, कचौली, ठीक है, उसके साथ साथ समोसा, ना जाने कैसे तेल से बने हुए हैं। अब वो तेल भी क्या होता है, कई बार कितने दिनों से क्या है कि चल वो उनका उपयोग करते रहते हैं, वो पता नहीं उसके अंदर केमिकल डाल के तेल को साफ कर लेते हैं। क्योंकि जो ग्राहक होता है वो तो बनते हुए देखता नहीं है, वो तो सिर्फ उसको ग्रहण करता है। जब बीमारियां आती है तब उसे पता चलता है। तो ये चीज़ें क्या होता है कि सब्जी और के अंदर ठीक है, हमारे निरंतर हम सेवन कर रहे थे, उतना हम मेहनत भी करते थे। राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक जंगम प्रदेश है, जितना ज़्यादा क्या है कि हम खाते हैं उतना हमारे लग जाता है, क्योंकि पूरा सूर्य की जो अगर हम बात करेंगे ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो बिल्कुल अगर हम घृत का सेवन करें, गाय का घी है, देसी घी है, ठीक है, राठी गाय का है, तो सर्वोत्तम है। मैं कह रहा हूँ घी है बिल्कुल अमृत के समान है। अब लेकिन हर चीज़ की क्या एक मात्रा होती है, कोई भी चीज़ की अति सर्वत्र वर्जते। मतलब कई बार क्या होता है कि हम हर चीज़ की अति करने लगते हैं, तो बिल्कुल हानिकारक है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने क्या एक ऐसा एक पोस्ट देखा था, उसके अंदर एक महिला थी, वो निरंतर उन्होंने क्या है कि फ्रूट्स का सेवन किया, फलों का, 25 सालों तक सिर्फ फल ही खाना, अनाज और कुछ खाना ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें ये क्या हो गई कि अति हो गई। तो बिल्कुल अगर हम 6 रसों का, आयुर्वेद में जो 6 रस बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, उस जो रसों युक्त भोजन करते हैं तो हमारा शरीर सही भी बना रहता है, पौष्टिक भी रहता है, अच्छा भी रहता है। क्योंकि उसमें सारे अनाज भी आ गए, उसमें हमारे जो भी फल सब्जियां आ गई, उसमें जो भी अगर हमें दही आ गया, छाछ आ गई, घृत आ गया, वो सारी चीज़ें आ गई, तो वो हमें शरीर को स्वस्थ रखती है, ना कि सिर्फ एक चीज़। तो इसलिए अगर हम घी और तेल का कम मात्रा में, जैसे तेल का कम मात्रा में उपयोग करते हैं और घृत का
का सेवन करते हैं, देसी घी है वो हमारे बल के अनुसार उपयोग करते हैं। किस जैसे अगर हम राजस्थान में बात करेंगे तो बाजरे की रोटी गुड़ डाल के घी डाल के चूरमा खाते ही हैं, तो वो जितना आप खा रहे हो उतना पचा सकते हो तो बिल्कुल सही है। अगर आपको लग रहा है 1-2 दिन में पचा नहीं पा रहे हो, आपको अग्निमांद हो रहा है, ठीक है, अम्लपित हो रहा है, तो वहां पे आपको उसका सेवन नहीं करना है या फिर कम करना है। कम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिर जीआईटी पहले सही करो, पाचन की कोई बीमारी उसको सही करो, सही करने के बाद में आप आराम से वापस उसको निरंतर ले सकते हो, ठीक है। बस इतना सा अगर हम ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी बाहर जो भी कई बार क्या हमें पता नहीं होता मार्केट में कौन सा घी मिल रहा है, कैसा घी मिल रहा है, हाँ, तो कई बार वहां पे थोड़े गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है अपने घर पे गाय रखो। गाय रखोगे तो दूध होगा, दही होगा, छाछ होगा, घी होगा, सब कुछ होगा, तो आराम से आप हमें सब कुछ चीजें अपने घर पे मिल जाएगी और सब कुछ शुद्ध आहार रहेगा, घर का बना हुआ भोजन होगा, तो वो नियमित मात्रा में अगर लिया जाए तो घी भी अमृत के समान बिल्कुल। है। अगर व्यायाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो वो पच जाता है। बस बात की आपने अभी व्यायाम शब्द का इस्तेमाल किया, जब हम आहार की बात कर रहे हैं तो उसे सेवन करने के बाद में उसे पचाना, जैसे कि आपने कहा, आवश्यक है और उसी का एक हिस्सा है नियमित दिनचर्या में व्यायाम होना आवश्यक है। तो ठंड के मौसम की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में ठंड के मौसम में व्यायाम करना कितना उचित है और वो किस प्रकार किया जाए और किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए? देखिए, अगर व्यायाम की बात आती है तो सर्दियों में जो हमारे शास्त्रों में, मैंने पहले भी बताया था कि व्यायाम का वर्णन है। व्यायाम अगर बात करेंगे, जब अगर हम कहते हैं कि एक श्लोक भी आता है वहाँ पे कहते हैं कि अगर हम ढंग से व्यायाम करें, हमारे जठराग्नि प्रबल है, व्यायाम के माध्यम से अग्नि प्रबल होती है, तो वो क्या करती है कि जो विष का भी पाचन कर देती है। मतलब इसलिए सर्दियों, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु में क्या, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने अच्छा व्यायाम करो, अच्छा खान पीन करो, वो सब बढ़िया रहता है। और व्यायाम का क्या है, कई बार आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर और मुख्य रूप से युवाओं को देखा जाता है। बाकी जो अगर एल्डर एज की बात करेंगे, जो 90, 80, 70 वाले लोग हैं, वो तो मॉर्निंग में करते हैं, लेकिन दूसरा क्या, कुछ लोग दोपहर में भी जिम जा रहे हैं, ठीक है, सायंकाल में भी जिम जा रहे हैं, रात्रि को भी जिम करें, कुछ समय नहीं है, ठीक है, आप स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी बॉडी और बनाने के लिए, ठीक है, बॉडी के अंदर से अपनी बॉडी को स्टेमिना के लिए, सब चीज़ों के लिए। लेकिन आप दिखाओ के लिए कई बार क्या होता है, एक्सेसिव अदर स्टीरॉयड का सेवन कर रहे हैं, प्रोटीन्स का उसमें बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक रहता है। वो हम चीज़ें कई बार देख भी रहे हैं। तो व्यायाम करना बिल्कुल सही है। आज का जो सुबह जो जा रहे हैं, चाहे व्यायामशाला जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मॉर्निंग का सबसे सर्वोत्तम है। तो मॉर्निंग के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। अगर मॉर्निंग में करें तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। वो एक दिनचर्या सुगमतापूर्वक चलती रहती है पूरे दिन जी। तो बिल्कुल उसमें थोड़ा सा सोचने का विषय है। अगर हम सुबह व्यायाम करें तो सर्वश्रेष्ठ है। और कई बार घर की महिलाएं होती है, वो इतना समय नहीं निकाल पाती, तो उसके लिए क्या है कि उनको सीधा सीधा सूर्य नमस्कार करो, और जो सूक्ष्म व्यायाम होता है, योग होता है, अपने घर पे ही करो, बाहर नहीं जा पा रहे तो वो उनके लिए सही रहेगा। और यदि खाने की बात करें तो कितने समय के गैप के बाद में किया जा सकता है? देखो, खाने के बाद में बात की जाती है तो मतलब कम से कम 3 घंटे। और अगर भोजन के तुरंत बात करना होता है तो उसके अंदर हम सबसे पहले अगर बात करें वज्रासन हम करते ही हैं, तो वज्र के समान शरीर हो जाता है, उसके शब्द से पता चल रहा है, वज्रासन, वीरासन, तो वो आप योग कर सकते हो जी। बाकी भोजन करने के बाद में 100 कदम चल सकते हो, शास्त्र वर्णन है। उसके बाद में ज़्यादा चलना नहीं, क्योंकि हमारा जो भी ब्लड होता है वो भोजन को पचाने में लगा होता है, लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा चलेंगे तो वापस से पैरों की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा, सब कुछ होगा, तो वहाँ पे दिक्कत रहती है। बहुत ही उपयोगी बात आपने बताई कि व्यायाम करना कितना ज़रूरी है और किस समय पे करना चाहिए। श्रेष्ठ समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सुबह सूर्योदय से 48 मिनट पूर्व करेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि अभी अगर हम युवाएं जो भी है अगर मेहनत करेंगे शरीर पे, शरीर के मेहनत का मतलब डोले सोले नहीं है, दिखाना नहीं है। शरीर का मतलब है हमें हमारी अग्नि को सही रखना, दोषों को सही रखना, दांतों को सही रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, कि हम बीमार ना पड़े, वही स्वस्थ है अगर बात करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर और अग्नि सही रहती है उसके अंदर, तो वो ज्यादा सही रहेगा। डॉक्टर मनीष, अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियों के अंदर जो रोग, विशेषकर हृदय संबंधी जो समस्याएं होती हैं और जोड़ों से संबंधी समस्याएं जो हैं वो ज्यादा देखी जाती हैं, और सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं, अडल्ट्स जो भी हैं उनको आजकल हम देख रहे हैं, सुबह के समय किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, या अचानक ही वो ठीक था, रात को एकदम सही था और सुबह उसे कुछ इस तरीके की समस्या आ गई, और ऐसी समस्या अधिकतर हम सर्दियों में ज्यादा देखते हैं। तो क्या इसका सही में मौसम से कोई लेना देना है, या दिनचर्या, या उस व्यक्ति विशेष की हेल्थ से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है? देखिए, ये इसमें आप जो बता रहे हैं वो तीनों कारण हो सकते हैं। उसके अंदर उसका आहार विहार क्या निर्भर कर रहा है, उसका तनाव कितना है, वर्कलोड कितना है, रात को कब सो रहा है, सुबह कितना जल्दी उठ रहा है, फास्ट फूड बाहर के कितना खा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा उसकी हेल्थ की कंडीशन, कोई पारिवारिक हिस्ट्री तो नहीं है। उसके अलावा सुबह जो नहा रहे हैं तो क्या बहुत ज्यादा चिल्ड पानी से नहा रहा है, गृहस्थ होते हुए भी। कुछ लोग ठीक है अपना जो अपने, अगर हम बात करेंगे आचार्यों सबकी बात की कि भैया गृहस्थ है, फिर भी क्या है कि वो बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहा रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ साफ वर्णन है। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु के अंदर कई बार हम अगर मारवाड़ी में देखते हैं
कहें तो पहले साड़ होती थी, उसमें ओरा होता था, तो जब जितना भी होता था हमें ऐसे निवास पे ही स्थान करना चाहिए जहाँ पे क्या रहता है कि बिल्कुल हवा नहीं लगती हो, बिल्कुल गर्म हो, तब जाके हमारा शरीर इन जो ऋतुओं के अनुसार बच सकता है। जैसे गर्मी में बोला है कि ठीक है शीतल जल से नहाना है, गर्मी में तो नहीं बोला गर्म जल से नहाना है। तो जिस ऋतु के अनुसार अगर हम निरंतर अपने जो चीजें बताई उनका सेवन करते हैं तो हमें ऋतु के अनुसार बीमारियां कई बार क्या होता है कि हम बच जाते हैं या फिर नहीं होती है ना। तो मुख्य रूप से इनका ध्यान रखना। दूसरा, कई बार अगर नहाने की बात की जाती है, कई बार जैसे सीजन की रहती है, सुबह जल्दी उठते हैं हम, बहुत ज्यादा कुछ लोग बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, तो उनमें भी कई बार क्या होता है कि अपने जैसे हेल्थ वाले इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। भाई बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो आपकी वेसल्स रहेगी, ब्लड वेसल रहेगी, वो फैलेगी, ठीक है। फिर जैसे ही आप बाहर गए, ठीक है, ऐसे सीधा बाहर निकले, वो सिकुड़ेगी, तो ये निरंतर बना रहेगा। तो उससे क्या होता है, वेंस के वॉल खराब होता है, सीधी सी बात है। जो भी वेंस रहती है वहाँ पे वॉल खराब होंगे उसमें, तो वो प्रॉब्लम बने, फिर उनका बीपी बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि सर पे आयुर्वेद में साफ साफ वर्णन किया गया है कि सर पे गर्म पानी नहीं डालना। अगर गर्म पानी डालेंगे तो क्या रहेगा कि कुछ समय बाद में उसको बीपी की शिकायत रहने लग जाएगी। और 5 जो इंद्रियां होती है वो हमारे सर पे विराजमान है, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, सारी की सारी। तो वहाँ पे आंखों की भी रोशनी भी उनके धीरे धीरे कम होने लगती है, चश्मा लग जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अन्य जो, अगर त्वचा में अगर ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे त्वचा में रुक्षता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, स्किन डिसऑर्डर हो जाती है। क्योंकि बॉडी के अंदर भी एसेंशियल ऑयल रहते हैं, वो क्या धीरे धीरे ज़्यादा गर्म पानी से बाहर निकल जाते हैं। जिस प्रकार एकदम गर्म पानी से बर्तन को धोते हैं, बर्तन पूरा साफ हो जाता है, वो घी का बर्तन वो ठंडा पानी से धोने पर साफ नहीं होता, उसी प्रकार बिल्कुल अपने शरीर में भी हम ज़्यादा गर्म पानी से डालेंगे तो हमें दिक्कत रहेगी। तो बिल्कुल हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान है। सामान्य जल से नहाना है, सामान्य का मतलब जो ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, वो हमारे शरीर के लिए सही। क्योंकि बॉडी तो वापस अपने टेम्परेचर के अनुसार रेगुलेट करेगी, अपने अनुसार अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है। थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। रात्रि को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, और उसके साथ साथ ज़्यादा तनाव नहीं लेना। अगर हम एक्सेसिव तनाव लेते हैं तो हमारी जीआईटी खराब होती है, ठीक है, और अदर इससे, क्योंकि जीआईटी खराब हो गई तो सारा सब कुछ खराब है। जीआईटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जीआईटी पाचन तंत्र का हम जो आहार प्रणाली कह सकते हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कह सकते हैं, तो वो सारा का सारा, क्योंकि पाचन तंत्र खराब हो गया तो सारा सब कुछ बाद में दिक्कतें आने लगती है। इसके लिए हमें बिल्कुल ये चीज़ें कई बार केसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं। आज का जो अगर बात करेंगे, जो फूड आहार तो है ही है, उसकी वजह से भी काफ़ी केसेस मिल रहे हैं। और किसी की दवाएं चल रही है, बीपी की, शुगर की, कुछ भी चल रही है, लोग लापरवाही करते हैं। कई बार क्या करते हैं कि ठीक है जनरली कभी दिखाने गए, उसके बाद में औषधि अपने आप ही छोड़ दी, गलत है। चाहे आयुर्वेद में दिखाओ, चाहे एलोपैथी में दिखाओ, कहीं पे भी दिखाओ, डॉक्टर के बिना मना किए कोई भी औषध छोड़नी नहीं चाहिए। फिर वरना फिर उसका दुष्प्रभाव मिलता है, किसी किडनी खराब हो जाती है, लीवर में दिक्कत आ जाती है, ब्रेन में दिक्कत आ जाती है। कुछ लोग डोजेस को अपने आप आधी पूरी वो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देखिए वो सबसे बड़ा गड़बड़ है। और कुछ लोग उसमें क्या रहता है, इसके साथ साथ कई बार मतलब मेडिसिन बिना डॉक्टर को दिखाई ले लेते हैं, चाहे अपने काउंटर से लेके आ गए, कहीं ऑनलाइन कहीं भी कुछ भी देख लिया, तो वो भी क्या एक्चुअली सही बिना सही परामर्श के कोई भी दवाई ना लें, चाहे एलोपैथी में हो चाहे आयुर्वेदिक में हो। सोशल प्लेटफॉर्म से जानकारी लेने पर नहीं, पहले आप चिकित्सक से बात करें, चाहे कोई भी हो। मैं तो कह रहा हूँ आयुर्वेद में भी, चाहे मैं भी बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, हम सामान्य जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपको लगता है सामान्य जानकारी वो आपके लिए सही है कि नहीं है, तो अपने आसपास के कोई डॉक्टर से, वैद्य से परामर्श करके फिर लो, चाहे वो नुस्खा भी सिंपल क्यों ना। बिल्कुल। ये तो बात करी हमने कुछ गंभीर बीमारियों की, लेकिन एक आम समस्या रहती है इस ऋतु के अंदर कफ एंड कोल्ड की, जुकाम, खांसी। बच्चों में अधिकतर इस इन्फेक्शन से बुखार आ जाता है और एक अलग ही समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए आयुर्वेदा में क्या घरेलू उपचार संभव हैं, और जिससे कि हम आसानी से घर पे अपनाकर और रिलीफ ले सकें? बिल्कुल, इसके अंदर देखिए बात करेंगे तो बिल्कुल घरेलू उपचार है। हमारा आहार, हमारी सब्जियां जो सर्दी में बनती है, वो सारी क्या होती है, सर्दी से और खांसी से बचाने के लिए होती है। और हमारी सब्जी के अंदर भी जो जीरा डलता है, हम देखेंगे जीरा होता है, दीपन पाचन करता है। उसके अलावा अगर बात करेंगे जैसे मिर्च डलती है, उष्ण है, वो भी क्या करती है कि कफ को पिघलाती है। और काली मिर्च हो गई। उसके साथ साथ में क्या रहेगा कि अगर हम सिंपल बात करें, जैसे कि चाय की बात करते हैं, कुछ लोग चाय का सेवन करते हैं, ठीक है, चाय का सेवन करना सही नहीं, लेकिन चाय भी एक वात कल्पना है। उसमें जो लौंग, इलायची, अदरक, ठीक है, उसके बाद में जो काली मिर्च डलती है, वो सारे के सारे क्या आती है, काश रोगाधिकार में, खांसी में, जुकाम में काम आती है। क्योंकि उष्ण रहती है, उष्ण रहेगी तो स्रोतस को ओपन करेगी, चैनल्स को ओपन करेगी, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को खांसी में, जुकाम में आराम आएगा। और उसके साथ साथ अपने क्या आता है कि जनरली जैसे कई बार क्या है, नाक में तेल डालना। अब हजारों सालों से हम नाक में तेल डाल रहे हैं, लेकिन आजकल क्या होता है कि कुछ लोग नाक में तेल ही नहीं डालते, कुछ लोग नाक को स्पर्श भी नहीं करते। वहाँ पे क्या होता है, नाक में तेल डालने का मतलब होगा नश्य। आयुर्वेद का नश्य एक पार्ट है। नाक में तेल डालने से क्या रहता है कि भाई नासा ही शीर्षो द्वारम, हमारा नाक का क्या हो जाता है, एक नश्य करने से, निरंतर नाक में तेल डालने से हमारा एक, अगर हम बात करेंगे
अगर ग्रीवा तक की पूरी ग्रीवा तक की बीमारियां होती है उसका समन होता है, उसमें आराम रहता है जी। तो किसी को अगर निरंतर बार बार जुकाम हो रहा है, एलर्जी हो रही है, उसमें बहुत सहायता मिलती है। तो ये उसके साथ साथ क्या, जैसे पहले आपने बताया था कि जोड़ों में दर्द रहता है, तो जोड़ों में दर्द ये सब होना, ये सब क्या वात बढ़ने से होता है। सर्दियों में वात बढ़ती है, हमें वात का शमन किससे करते हैं? घी से करते हैं, तेल से करते हैं। इसलिए जो भी रोटी खा रहे हैं घी लगा रहे हैं, ठीक, कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसके अंदर चिकनाहट उष्णता रहती है, तो उसमें फायदा रहती है। तो बिल्कुल आप सर्दियों के अंदर जैसे काढ़े का सेवन करें, क्वाथ का सेवन करें। क्वाथ के अंदर आपके लौंग, इलायची, काली मिर्च, सूंठ, ठीक है, तुलसी के पत्ते, ठीक है, अगर इनकी बात करें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल के इनका उबाल के सुबह शाम पानी का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों को पिलाना हो तो उसकी मात्रा कम पिला दो भाई, इसमें चौथाई चम्मच पिला सकते हो, चौथा चम्मच सुबह शाम पिला सकते हो। बड़े सुबह शाम सेवन करें। तुलसी हमारे घर पे लगी हुई है, च्यवनप्राश का सेवन करें, दिनचर्या के सही तरीके से सेवन करें। हल्दी की सब्जी का सेवन करें, हल्दी की सब्जी बढ़िया घी में बना के, देसी घी में बना के उसका सेवन करें। और उसके साथ साथ बात कर सकते हैं तो जनरली जो भी उष्ण चीज़ें होती है उनका सेवन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। एक प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा था डॉक्टर मनीष की, सर्दी में धूप का क्या महत्व है? देखिए धूप का महत्व वो सर्दी के अंदर उतना ही है जितना गर्मी में कई बार क्या होता है कूलर के आगे जाके लोग कई बार एसी के आगे चले जाते हैं ठंड और का। किस समय की धूप उचित है ठंड के मौसम में भी? देखिए सुबह का, अगर जैसे कई बार सुबह जो सूर्य उदय होता है तो उसके अंदर बात करें उदय होने की कम से कम आधे घंटे पौन घंटे में, जो अगर हम माने तो 7:30 बजे तक आप धूप का सेवन करते हैं तो आपको विटामिन डी मिलता है जी। उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज है वो नहीं आती है, यूवी रेज नहीं आती है, तो वहाँ पे लेना सही रहता है। उसके अलावा जब सर्दियों में तो पूरे दिन हम इसलिए भी बैठे रहते हैं क्योंकि जब हम सर्दी में धूप में बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर को थोड़ी क्या होती है कि भाई गर्मी का एहसास होता है। जैसे हम अंदर जाएंगे ठंड लगेगी मुख्य रूप से, तो ये सबसे सर्व एक कारण रहता है। और बाकी जो विटामिन डी वाला रहता है वो जो रहता है सुबह वाला सवेरे रहता के है, समय। बस सवेरे कुछ लोग ठंड में पूरे दिन ही धूप में, जब तक धूप आ रही है तब तक बैठे रहते हैं, क्या वो नुकसान तो नहीं बिल्कुल है। करती? आप उनके शरीर में देखोगे शरीर की त्वचा फटने लग जाएगी, ठीक है, पूरे काले हो जाते हैं, अलग से दिखने लगते हैं, उनको देख के बता सकते हो पूरे दिन धूप में बैठे हैं वो। बिल्कुल। तो ये चीज़ें सही नहीं है। कोई, मैं कह रहा हूँ अति हर चीज़ की हानिकारक है। आप ठीक है, आप क्योंकि हमें काम भी करना है, ऐसा तो नहीं है सर्दी है तो बिल्कुल पूरे दिन धूप में बैठ गए, घर का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, सारे कार्य करना है, तो ऋतुओं के अनुसार हम हमारे शरीर को वैसे निर्भर नहीं कर सकते, ठीक है। धूप हर जगह है, कुछ भी हम कहीं भी खड़े हो गए 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ठीक है, फिर ऑफिस काम करके बॉडी को हीट चाहिए। वो हाथ को, जैसे हम हाथ होता है हाथ को रब करते हैं तो भी हीट पैदा होता है, जो पाम हीट रहती है वो भी पैदा होती है। तो वो सारी चीज़ें रहती है। कपड़े पहने रखो, मैन मुख्य रूप से बात की जाती है तो सर ढक के रखो। अगर कानों के अंदर कान है तो उसमें हल्की सी रुई डाल के रख सकते हो, कई बार आप ज़्यादा नहीं, कम पेज लगा के रखो, और पूरे कपड़े पहन के रखो, तभी आप बच सकते हो। अगर हम कई बार क्या होता है कि ऐसे ही हाफ टी शर्ट के अंदर, शर्ट के अंदर बिना गर्म कपड़े नहीं पहन रहे तो बीमारियां आपको पकड़ेगी। और जो भी अस्थमा के पेशेंट है, दमा के पेशेंट है, उनका विशेष रूप से उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको क्या सिंपल जो भी है कि भाई उनको गुनगुना पानी पीना है, चाहे भाई चाहे नहीं भाई, बिल्कुल गुनगुना पानी, उसमें थोड़ी सी सूंठ डाल के ले सकते हैं, उससे उनको बहुत आराम आएगा। स्रोतस है वो ओपन रहेंगे, कफ पिघलेगा, अंदर जो म्यूकस है वो भी थोड़ा आराम लेके आएगा। और बाकी जो छाती पे पीठ पे क्या है कि सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक मिक्स करके, और सेंधा नमक, वो क्या है कि गर्म तेल होना चाहिए, वो क्या रात को सोते हुए छाती पे और पीठ पे लगाएं बढ़िया रगड़ के, उससे भी क्या होता है कफ का छेदन होता है, सेंधा नमक ये काम करता है। तो बिल्कुल इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, जुकाम हो रहा है, निरंतर कंटिन्यू खुद भी किसी प्रकार की दवाई ना लें, घर पे दवाई ना दें। अगर आपको 2-3 दिन में भी आराम नहीं आ रहा फिर डॉक्टर को दिखाएं, उससे पहले घरेलू उपचार करें। घरेलू बहुत सारी चीजें हैं, उनका तुलसी का पानी हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ घरेलू अपने जो औषधियां होंगी उनका सेवन करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, आपने बखूबी हमें बताया कि सर्दी के मौसम में हमें किन सावधानियों को अपनाना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए और कैसा व्यायाम होना चाहिए हमारा, और कैसे घरेलू उपचार हैं वो छोटी से लेकर बड़ी समस्या में भी हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं। आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से हमें अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।